11th में पहली बार फिजिक्स में फेल हो गया था। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी महत्वपूर्ण केसेस का अनुसंधान मैंने किया। डीआईजी के रूप में भागलपुर, मुंगेर, एटीएस के बाद जब आईजी बना, डिसीजंस मैंने कुछ लिए जो कि बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल थे। इसमें कॉन्फिडेंस जो मुझे आया कि सक्सेसफुल होगा, इसीलिए आया जो कभी मैंने आईआईटी की भी तैयारी की थी। मैं तो भुक्तभोगी रहा हूँ उस परिस्थिति में जब रात भर गोलियाँ चलती रहीं, मन बड़ा विचलित हुआ। आने वाला भविष्य निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी का, एआई का बहुत बड़ा रोल आप हर छोटे पुलिस स्टेशन में भी देखेंगे, पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स में भी देखेंगे, और जो भी आप सोच सकते हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन नमस्ते मित्रों, मैं विकास वैभव, आईपीएस 2003 बैच, बिहार कैडर। आज कुछ अनुभवों को साझा करने आया हूँ, कुछ बातों को आपके साथ करने आया हूँ। आप जानते हैं बिहार के अनेक जिलों में एसपी रह चुका हूँ, बगहा, रोहतास, पटना, दरभंगा, और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में भी महत्वपूर्ण केसेस का अनुसंधान मैंने किया। डीआईजी के रूप में भागलपुर, मुंगेर, एटीएस के बाद जब आईजी बना तो स्पेशल सेक्रेटरी होम, और अभी लंबे समय से एडवाइज़र बिहार स्टेट प्लानिंग बोर्ड के रूप में कार्यरत हूँ। आज जो बात आपके साथ मैं करना चाहता हूँ, जीवन में संकल्प कितना महत्वपूर्ण है, डिसीजन, निर्णय कितना महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प, अपने निर्णय पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ बातें आपके साथ करना चाहूँगा, पुरानी, और कुछ बातें अपने जीवन की। सर मेरे क्वेश्चन ये है कि आपसे कि जो पुलिस लाइन है इसमें मॉडर्नाइजेशन की क्या भूमिका है? जैसे हम बात करते हैं एआई ड्रोन्स की, तो ये सब चीज़ पुलिस लाइन में किस तरह से इम्प्लीमेंट की गई है? और आपका मॉडर्नाइजेशन पे जो पुलिस लाइन मॉडर्नाइजेशन होगी इसका आपका कंसल्ट क्या है इसमें? देखिए, टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग भी बहुत प्रभावित हुई है, और आने वाला समय पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का है, एआई का है। क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन और इवन डिटेक्शन में इसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। आज के समय में भी अधिकांश क्राइम्स हमारे डेटा बेस्ड एनालिसिस से निकलते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर क्रिमिनल्स के पैटर्न को देखते हुए एआई को यूज़ करके हम ऐसे सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स के बिहेवियर को पकड़ते हैं, और इसको जितने बड़ी संख्या में हम कर सकेंगे, जितने बड़ी संख्या में एक किसी व्यक्ति को भी उस प्रकार के ऐप्स, उस प्रकार के टूल्स दे सकेंगे, ताकि यदि कोई सस्पिशन उसके मन में आता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे सके। इनको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आने वाले समय में आप इस प्रकार के इंटरफेस को इमेजिन कर सकते हैं, जब हर व्यक्ति बहुत अच्छे से जुड़ा हो उस नेटवर्क के साथ जो उसकी रक्षा के लिए तत्पर हो, और जो रक्षा का तंत्र है उसके पास एनालिटिक्स इस प्रकार की हो कि यदि कोई संभावना भी होती है, कुछ पैटर्न्स को रीड करके वो अलर्ट्स जनरेट कर सकता है, और पास में जो पेट्रोलिंग व्हीकल है उसको सूचित कर सकता है। तो आने वाला भविष्य निश्चित रूप से इसमें टेक्नोलॉजी का, एआई का बहुत बड़ा रोल आप हर छोटे पुलिस स्टेशन में भी देखेंगे, पुलिस पेट्रोल व्हीकल्स में भी देखेंगे, और जो भी आप सोच सकते हैं उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हेलो सर, माय नेम इज़ अतुल कुमार एंड माय क्वेश्चन इज़ कि जैसे कि आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में थे अपने समय में, और आज के समय में यूथ और आपके समय के यूथ में कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आपके समय में जो यूथ थे, उनसे आज के समय के यूथ को क्या सीखना चाहिए, क्या पॉजिटिव चीज़ें लेनी चाहिए, ताकि वो अपने लाइफ में एक प्रॉपर पाथ और एक प्रॉपर करियर गोल अचीव कर सकें? देखिए, मेरे समय के यूथ में और आज के समय के यूथ में, जिस समय मैं पढ़ता था, जो सबसे बड़ा कोई डिफरेंस है तो मोबाइल्स में है। मोबाइल्स मेरे समय भी आ चुके थे, लेकिन उसमें इतने सारे ऐप्स नहीं थे, बात करने के लिए एसएमएस तक ही सीमित था। लेकिन धीरे धीरे आज सब कुछ मोबाइल पर है। इनफैक्ट इतनी एडवांस्ड उसमें ऐप्स हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यूथ का डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र आज के डेट में अपना उसके पास जो गैजेट है वही है। हमारे समय इतना डिस्ट्रैक्शन पास में नहीं था, लेकिन यदि मैं कहूँ कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे तो ऐसा भी नहीं था। डिस्ट्रैक्शंस हमें हमेशा प्रभावित करती हैं, और हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब जब हमारा संकल्प बहुत सुदृढ़ नहीं होता। तो आज के यूथ से मैं यही कहूँगा, डिस्ट्रैक्शंस यदि आपको लगते हैं पहले से ज़्यादा हो गए हैं, तो ये आपके मन की एक सीमा है, इसको पार करना है। यदि मोबाइल से आप परेशान हैं या किसी चीज़ से आपको लगता है डिस्ट्रैक्शन आ रही है, एक पल को लगता है कि बिल्कुल मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, उस पल को आप उसको देख लीजिए। लेकिन उसके बाद यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि अपने टाइम को मुझे कैसे यूटिलाइज़ करना है। समय तो वही है, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे उनके पास भी वही समय है, आपके पास भी वही समय है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, काम शुरू करते नहीं, भय से नीचे लोग,
सबसे बड़ी संख्या में ऐसे ही लोग होते हैं, शुरू ही नहीं करेंगे। मध्यम त्यजते बीच में, देख विषम संयोग। डिस्ट्रैक्शंस, एडवर्सिटीज तो हर व्यक्ति को मिलेंगी, लेकिन लोग इसके जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो सक्सेसफुल कैसे होंगे? उत्तम वे लोग जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते सतत, बाधाओं को ठेल। तो मन में यदि लक्ष्य स्पष्ट है कि लक्ष्य वहाँ है, तो बस जर्नी आपको दिखनी चाहिए और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे प्रभावित नहीं होना है। तो यही मैं कहूँगा, आज का समय हो, प्राचीन समय हो, यदि लक्ष्य क्लियर है, आपको दिखता है लक्ष्य मेरा वहाँ है, तो संकल्प सुदृढ़ होगा और प्राप्त करेंगे। यदि संकल्प में कमी होगी तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्रयास या परिवर्तन यही हो सकता है, उस समय जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस थे थोड़े कम थे, आज अधिक हैं, तो उसके हिसाब से संकल्प भी और सुदृढ़ करना होगा और प्रभावित नहीं होना होगा। Good evening, sir. My name is Sankalp. My question to you is, being an IIT alumni, how much does it help for UPSC preparation, and how much is it helping to you as you are working for बिहार विकास करने के लिए, बिहार के लिए, तो ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए? देखिए, अब तो IIT बहुत सारे हो गए हैं। हम लोग ने जब IIT दिया था उस समय पूरे देश भर में शायद 2000 सीट्स थी, 6 IITs थे, और मुझे लगता है हर जिले में शायद मुश्किल से कभी कभार सुनने में आता था किसी व्यक्ति का IIT में सिलेक्शन हुआ हो। तो उस समय जब IIT हम लोग प्रिपेयर करते थे, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। सक्सेस रेट भी वही जैसे आज होगा वैसा ही कुछ होगा, बट 1% के शायद लगभग लोग सेलेक्ट होते होंगे, उससे भी कम था। तो एक व्यक्ति के मन में ये भाव आ जाता था कि मैं एक चुनौती को स्वीकार मैंने किया और मैंने सफलता प्राप्त की। तो जब आपके मन में ये भाव आता है इतनी कठिन चुनौती को मैं पार कर सकता हूँ, तो जीवन में यदि कोई कठिन चुनौती आती है तो ये कॉन्फिडेंस आपके मन में रहता है कि मैं इसको कर सकता हूँ। तो दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस विच आई कैन से एज एन IITian। और IIT को जो हम प्रिपेयर करते हैं IIT के एग्ज़ाम के लिए, उस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, तो मन में एनालिटिकल स्किल्स, जैसे फिजिक्स के किसी प्रॉब्लम को इमेजिन कीजिए, किसी कॉन्सेप्ट को इमेजिन कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं जिसको आप व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मन कुछ समय के बाद एक प्रकार का इंट्यूशन डेवलप कर लेता है, और जब प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होता है कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। और ये एक प्रक्रिया समय के साथ आती है। शुरू में आप फिजिक्स की किताब को उठा के पढ़ेंगे तो बहुत नॉर्मल तरीके से ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जब और अच्छे से पढ़ेंगे और डिटेल से सोचना शुरू करेंगे, आप बोल रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे मुंह से वेव्स निकल रही हैं, आप चल रहे हैं तो आपको लगेगा इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मुझसे कम है या अधिक है। इस प्रकार से आप उसमें इमर्स होने लगते हो, और जब इमर्स होते हो तो आप मन से देखते हो कि चीज़ें कुछ अलग प्रकार से चलने लगी। और कई बार जैसे मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें लिखना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जब इस प्रकार से हम उसमें रम जाते हैं तो शायद 1 स्टेप से 5 स्टेप के बीच में आप सीधे पहुंच जाते हो। तो दैट इज़ हाउ योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग, एनालाइजिंग एंड डेवलपिंग सॉल्यूशंस। तो ये एक बड़ा परिवर्तन पर्सनैलिटी में होता है सोचने में। इसका उपयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, ये तो हमें सोचना होगा। जैसे मैं देखता हूँ तो जैसे मैंने कहा, डिसीजंस मैंने कुछ लिए जो कि बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल थे, तो इसमें कॉन्फिडेंस जो मुझे आया कि सक्सेसफुल होगा, इसीलिए आया जो कभी मैंने IIT की भी तैयारी की थी। और मैं तो जब 10th के बाद मैंने 11th में गया था, स्कूल अलग था, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का मटेरियल अलग था, पैटर्न्स अलग थे, अलग स्पीड में चीज़ें चल रही थी, दिल्ली में था। 11th में पहली बार फिजिक्स में फेल हो गया था। उसके बाद 1995 में जब 10th दिया तुरंत फेल हुआ। मन में बड़ा एक संकट सा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तक बचपन से टॉप करता था, अचानक फेल हो गया। और 97 में IIT की परीक्षा भी देनी है। एंड दैट इज़ व्हेन आई लर्न डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। यदि उस समय डिटर्मिनेड नहीं होता कि मुझे 97 में ही देना और निकालना है, तो शायद चीज़ों को देखकर मैं भी बिफर जाता, प्रभावित हो जाता। लेकिन इस संकल्प के साथ कि करना है और अभी ही करना है, वो सारा जो समय था उसमें सारी ऊर्जा मैंने लगाने का प्रयास किया, और क्रमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से अपने आप को एनालाइज करने लगा कि मेरी तैयारी कितनी हुई है। मैं तो भुक्तभोगी रहा हूँ पेपर लीक का भी। 97 में पेपर लीक भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि मेरे जीवन की सीढ़ियाँ यहीं से शुरू होंगी। IIT जाना मेरे लिए बड़ा आवश्यक है, और इसीलिए डिटर्मिनेशन इज़ व्हाट मेक्स यू। तो डिज़ायर, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, 3 Ds यदि आप इनको इस क्रम में सोचते हैं, सबसे महत्वपूर्ण डिटर्मिनेशन है, उसी पर आपका सारा सक्सेस निर्भर करता है। देखिए, रोहतास में पहाड़ पर चुनाव कराना मेरे जीवन का सबसे कठिन अनुभव था, और उसमें सफलता जब मिली तो मेरे लिए, मुझे लगता है आज तक सबसे बड़ी अचीवमेंट के रूप में भी उसको मैं देखता हूँ। पहाड़ी पर बहुत समय से चुनाव नहीं हुए थे। रोहतास किले पर झंडा नहीं फहरा गया था, काले झंडे लहराते थे। 26 जनवरी 2009 को पहली बार तिरंगा लहराया था। चुनाव हमारे अप्रैल महीने में होने थे, 16 अप्रैल की डेट निर्धारित थी। 14 अप्रैल की रात्रि को पता चला कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कंपनी जो पहाड़ पर थी,
उस पर गोलीबारी होनी शुरू हो गई है और एक जवान हमारे, उनको गोली भी लग चुकी है। अन्य कितनों को क्या लगा ये पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि पहाड़ पर न तो कोई फ़ोन था और न वहाँ से वायरलेस के कम्युनिकेशन था। केवल एक सैटेलाइट फ़ोन था जिससे कंपनी कमांडर से बात हो रही थी। उस परिस्थिति में जब रात भर गोलियां चलती रहीं, मन बड़ा विचलित हुआ। अलग अलग प्रकार के विचार मन में आते। रोहतास की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लैंडमाइंस लगे थे, तो रात में आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। सुबह की प्रतीक्षा करनी थी। वो एक जीवन का बड़ा कठिन समय था। अगले दिन चुनाव होना था। तो उस समय जब पहाड़ी पर ऊपर चढ़े तो रात भर गोलियां चली थी। जो जवान थे उनको हम लोगों ने हेलीकॉप्टर से पटना भेजा फॉर बेटर ट्रीटमेंट। रात भर ब्लड क्लॉट करके उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया और पहाड़ी पर जाने के बाद एक निर्णय लेना पड़ा, डिसीजन, जिसमें कि रात भर गोलियां चली थी, गोलियां कम हो चुकी थी और इलेक्शन में इतनी फोर्सेस पूरे देश भर में डिप्लॉयड थी कि कहीं से भी गोलियां आज रात में पहुंच जाएं ऐसी संभावना नहीं थी। अब इसमें नॉर्मली कोई व्यक्ति होगा तो ये निर्णय ले सकता था कि भाई इलेक्शन कराओ, लेकिन उस समय एक साहसिक निर्णय मैंने ये लिया कि अभी इलेक्शन यहाँ नहीं कराएंगे, क्योंकि फोर्सेज हमारी एक्सपोज्ड हैं, गोलियाँ कम हो चुकी हैं। कल की रात तो झेल चुके, लेकिन आज यदि फिर से गोलीबारी हुई तो हो सकता है कि पूरी कंपनी हमारी उस प्रकार से प्रभावित हो जाए। तो हमने दिन में ही कहा कि अब कंपनीज को नीचे पहाड़ से ले जाएं, आगे क्या होगा हम लोग निर्णय लेकर फिर से करेंगे। तो यहाँ तक तो बात हो गई। रोहतास में पूरे डिस्ट्रिक्ट में पीसफुल इलेक्शंस हुए, लेकिन 3 बिल्डिंग जिनमें 6 बूथ थे जो पहाड़ के ऊपर थे, इसमें इलेक्शन नहीं हो सका। अब चुनौती थी इस इलेक्शन को कराना। दिन तय हुआ 9 मई 2009। अब 3 बूथों पर, 3 बिल्डिंग्स पर जाकर के चुनाव कराना है, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है। करीब पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भी अलग अलग रास्ते थे, लेकिन किसी भी रास्ते में 20 से 22 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई से कम नहीं थी और पूरे रास्ते में लैंडमाइंस भी लगे रहते थे। उग्रवादी तो जानते थे कि हम आएंगे, तो उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। इसमें चुनाव कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस क्षेत्र के जो टोपोग्राफिकल मैप्स थे उसको मैंने अध्ययन किया, जो गांव वाले थे उनसे कुछ बात करके कुछ मार्गों का पता किया, कैसे पुलिस जा सकती है, क्योंकि सामान्य मार्ग से जाना मतलब आमंत्रण देना गोलियों को। तो कुछ 3 मार्ग हम लोगों ने ऐसे चुने जिससे पुलिस पार्टी जा सकती थी। और 7 मई 2009 की सुबह 4 बजे 3 तरफ से पुलिस चढ़ी और पहली पुलिस की जो पार्टी थी, जब रोहतास किले से होती हुई पहाड़ के ऊपर आकर उसने डोमिनेट किया, तब जाकर और फोर्सेस के साथ हम लोगों ने उस पूरे क्षेत्र में डोमिनेट कर लिया और पोलिंग पार्टीज हमारी बूथ पर पहुंच गई। रात में भी संशय था कि क्या होगा, तो इतनी संख्या में फोर्सेस भेजनी थी जिससे कोई खतरा ना हो। और फोर्सेस रात में उसी दिन जाना ही है, वहीं पर मोर्चाबंदी भी करनी है। मई के महीने में ऊपर पीने के पानी की भी कमी थी, तो उसमें पानी के लिए ड्रिलिंग मशीन्स भी ले गए। इतनी तैयारी के साथ एक बड़ा ऑपरेशन इलेक्शन लॉन्च हुआ, जिसमें 3 भवनों पर इलेक्शन कराने के लिए 12 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की थी और 4 कंपनी बिहार पुलिस की थी। मतलब लगभग 1600 जवान लगे थे। एंड उस समय आप समझिए इतनी बड़ी संख्या में जब लोग पहाड़ पर जा रहे हों, दिन भर हम लोग घूमे। 3 बजे के बाद पोलिंग बंद हुई। उससे बड़ी चुनौती लौटें कैसे, लौटना भी है, लेकिन इन सभी चीज़ों को हम कर सके क्योंकि एक एक व्यक्ति को हम लोगों ने ब्रीफ किया था। एक एक प्रकार से जो खतरा हो सकता था उसकी हम लोगों ने तैयारी की थी। तो जब जीवन में इस प्रकार का कोई संशय आता है, तो एक बड़ा आपने पूछा सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। उस इलेक्शन को कराने के बाद जब शाम में 7:45 बजे ये सूचना मिली कि सभी पार्टीज अपने अपने कैंप्स में सुरक्षित आ गई, मुझे लगा कि जीवन में मैंने अपने सबसे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। जिस क्षेत्र में वर्षों से चुनाव नहीं हुआ, उनके बूथ 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक बनाए जाते थे और कोई वोट देने नहीं जाता था, यह कहते हुए कि उग्रवादियों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लोगों ने 50% से अधिक पोलिंग की और तभी से जो परिवर्तन रोहतास में आया, कहीं ना कहीं उसका प्रारंभ हो चुका था। आज चीज़ें बदली हुई हैं। रोहतास किले पर पहले काले झंडे लहराते थे, आज 24 घंटे तिरंगा लहराता है। कोई व्यक्ति किसी समय जा सकता है। पहले जब मैं जाता था गोलियों से स्वागत होता था, लेकिन 2021 के दिसंबर में, पिछले 2025 के दिसंबर में जब गया, आदिवासी लड़कियां, आदिवासी लड़के नृत्य के साथ, ढोल के साथ दूर तक ले गए। क्षेत्र बदल चुका है। अब रोपवे भी बना था, बीच में भी टूट गया, लेकिन उस समय हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था। रोड बन चुके हैं, चीज़ें बदल रही हैं। एंड आई हैव अ फर्म बिलीव कि ये क्षेत्र बिहार का एक बड़ा टूरिस्ट हब बनकर भविष्य में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। NIA में मैं गया था 26/11 के बाद। 26/11 के बाद एजेंसी बनी है, तभी मुझे मन में भाव आया कि यदि अच्छे पुलिस ऑफिसर्स NIA में नहीं जाएंगे तो NIA कैसे सफल होगी। और तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे NIA में जाना चाहिए, कुछ समय इस प्रकार की पुलिसिंग को सीखना चाहिए और टेररिज्म में एक एक्सपीरियंस मेरे मन में आएगा तो आने वाले समय बिहार में भी कुछ योगदान दे सकूंगा।
एनआईए मेरा बड़ा सफल टेन्योर रहा। उस समय एनआईए जब स्थापित हुई कुछ ही समय के बाद मेरी पोस्टिंग हुई और बड़े महत्वपूर्ण केसेस मुझे मिले। इंटरनेशनल स्तर पर पुलिसिंग किस प्रकार से अलग अलग देशों में होती है, इसको भी सीखने का अवसर मिला। जब हम बाहर से किसी एक्यूज के खिलाफ एविडेंस मंगाते हैं, उसका अनुभव मिला। और सबसे बड़ी बात यह हुई, जो नेटवर्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का था, इन्वेस्टिगेशन से कैसे उसको हम प्रभावित कर सकते हैं, ये एक बड़ी सीख मुझे मिली। आपने देखा होगा देश भर में बहुत सारे ब्लास्ट पहले होते थे, इधर 2013 के बाद बहुत ब्लास्ट की संख्या में कमी हुई। उसका एक बड़ा कारण था एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट गैंग्स, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद हुई। इसमें मुझे लगता है एनआईए की बहुत बड़ी भूमिका रही है और धीरे धीरे एनआईए अब हर स्टेट में उसके यूनिट स्थापित हो गए हैं। तो प्रॉपर रिस्पॉन्स टू टेरर, इसके लिए एनआईए आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।